हेलो दोस्तों, मैं अभय कुमार सुमन आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का हम लोग का टॉपिक है प्रधानमंत्री अर्थात प्राइम मिनिस्टर। क्या आप लोगों ने कभी ऐसी चर्चा सुनी है या आपस में की है कि भारत के कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, या भारत के कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? भारत का कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो वायुयान यात्रा के दौरान इंजन खराब होने की स्थिति में उस पर से कूदकर अपनी जान बचाए थे? भारत के कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो चुनाव प्रचार के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे? भारत के कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो शपथ ग्रहण के दौरान किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? भारत के कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान एक दिन भी संसद नहीं गए? ये सारे प्रश्न हम लोगों में कौतूहल पैदा करता है और यह परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। तो प्रधानमंत्री के पद को हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, उनसे संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। प्रधानमंत्री में हम लोग चर्चा करेंगे संसदीय व्यवस्था, उसके बाद प्रधानमंत्री की आयु, शपथ, त्यागपत्र, शक्तियां और अन्य का। तो चलिए सबसे पहले संसदीय व्यवस्था की ओर चलते हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था है और भारत की संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि भारत में संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वह ब्रिटेन से ली गई है। तो ये संसदीय व्यवस्था क्या करता है? तो इस व्यवस्था में इस व्यवस्था में एक राष्ट्रपति होते हैं और एक प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालिका के प्रधान होते हैं और प्रधानमंत्री वास्तविक रूप से कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। तो और प्रधानमंत्री उसके बाद हम प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखते हैं। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या क्या है? अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होगा। तो 74 के अनुसार एक मंत्रिमंडल। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 75 आता है। अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो प्रधानमंत्री होगा।
तो अनुच्छेद 74 कहता है कि एक मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता के लिए होगा, ये मंत्रिमंडल नहीं होगा, मंत्रिपरिषद। अब यहाँ पे जो कि मिस्टेक से मंत्रिमंडल लिखा गया था, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का अंतर भी समझना जरूरी है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का अंतर क्या है? मंत्रिपरिषद में मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री और राज्य मंत्री होते हैं, और ये सभी के प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में ये नहीं है। मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं। जब कैबिनेट की बैठक होती है तो उसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री जाते हैं। अब स्वतंत्र प्रभार के मंत्री का मतलब क्या होता है? ऐसा मंत्रालय जिसमें कैबिनेट मंत्री ना हो, सिर्फ एक राज्य मंत्री हो, उस तरह के मंत्रालय को स्वतंत्र प्रभार का मंत्रालय कहते हैं। तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों का जो अंतर है वो अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन से आते हैं और मंत्रिमंडल में कौन कौन से आते हैं। और दोनों का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है, और मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। अभी प्रश्न पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है, तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। इसको ध्यान से याद रखना है। उसके बाद एक और अनुच्छेद है जो इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में क्या है? अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का काम करेगा। अनुच्छेद 78 कहता है अर्थात प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद में समन्वय का काम करता है, या संवाद का काम करता है, या मंत्रिपरिषद के निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराने का कार्य करता है। ये अनुच्छेद 78 करता है। तो ये तीनों अनुच्छेद काफी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों अनुच्छेद आप याद रखेंगे, एक परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब यहां पे ये ध्यान देना है कि नियुक्ति कैसे हो गया। ये तो चयन होता है या इलेक्शन के द्वारा आता है, नहीं। कोई भी सांसद लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, वो चयन होकर आता है, और उसमें से जो दल का नेता जिसे चुना जाता है उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इसलिए
आप ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री, किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति होती है, चयन नहीं होता है। चयन तो उसे सांसद के रूप में होता है, लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो। तो ये इलेक्टेड पोस्ट नहीं है, ये प्रधानमंत्री के रूप में कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। चुनाव लड़ता है एक सांसद के रूप में, और जिस दल का बहुमत होता है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो भी होगा उसी को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। तो ये बहुमत कैसे होता है? तो बहुमत में संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए जो बहुमत चाहिए वो सिर्फ लोकसभा में चाहिए, राज्यसभा का कोई इससे लेना देना नहीं है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि भारत के लोकसभा में 543 सांसद चुन के आते हैं, तो बहुमत कितना का होगा? तो 543/2 + 1, इसमें जो नंबर आएगा उतना जिसके पास बहुमत रहेगा, और वो बहुमत जो रहेगा वो जिस व्यक्ति में विश्वास व्यक्त करेगा वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर हम 543 को 2 से भागा देते हैं तो करीब 271.5 आता है, तो इसको हम लोग 272 मान लेते हैं। इसमें एक जोड़ते हैं तो कितना आता है? 273। यानी जिस दल को या जिस गठबंधन को 273 सांसदों का विश्वास हासिल है, उसी गठबंधन का या उसी दल का जो व्यक्ति होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। उसके बाद जो प्रधानमंत्री का चयन होता है उस दल के द्वारा या उस गठबंधन के द्वारा होता है। प्रधानमंत्री का किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति तभी प्रधानमंत्री बन सकता है जब कोई एक सदन, लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों में से कोई एक सदन का सदस्य होगा, वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन संविधान में एक और प्रावधान है कि कोई व्यक्ति का चयन अगर प्रधानमंत्री के रूप में हो गया है और वह न लोकसभा का सदस्य है न राज्यसभा का सदस्य है, तो ऐसी स्थिति में उसको 6 माह के भीतर अगर किसी ऐसे व्यक्ति का चयन हो गया है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के भीतर किसी न किसी सदन का सदस्यता लेनी होगी। और किसी सदन से मतलब है लोकसभा या राज्यसभा। भारत के प्रधानमंत्रियों में देवगौड़ा हैं, जब वह प्रधानमंत्री के शपथ लिए थे तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन 6 महीना के भीतर वह सदस्यता प्राप्त किए और प्रधानमंत्री बने रहे। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब आयु पर आते हैं। प्रधानमंत्री की आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप लोग को पता होगा कि एक लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम आयु क्या है? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु 25 वर्ष है। तो चूंकि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम जो आयु है 25 वर्ष है और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु है जो 30 वर्ष है। तो इस प्रकार क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो न्यूनतम आयु कितना हम बताएंगे, कितना लिखेंगे?
न्यूनतम आयु हम ये लिखेंगे 25 वर्ष, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 25 वर्ष में लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है और लोकसभा का जो सदस्य होगा वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो न्यूनतम आयु कितना होगा? 25 वर्ष। अक्सर कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होती है, तो आंसर होगा 25 वर्ष। लेकिन कोई व्यक्ति अगर राज्यसभा का सदस्य है और वह प्रधानमंत्री बनता है तो उसमें उसकी आयु कितनी होगी? कम से कम 30 वर्ष, क्योंकि 30 वर्ष से कम में वो राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। लेकिन ये राज्यसभा से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आपको बताना है 25 वर्ष। इसके बाद हम शपथ पे आते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ जो दिलाते हैं वह राष्ट्रपति दिलाते हैं। शपथ के बाद त्याग पत्र। प्रधानमंत्री त्याग पत्र किए देता है? तो प्रधानमंत्री त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देता है। अब ये प्रश्न उठता है कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वह कितना है? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल संविधान के अनुसार 5 वर्ष का है। लेकिन अगर किसी भी दल को या किसी भी गठबंधन को इससे पूर्व उसका बहुमत कम हो जाता है या वह बहुमत साबित नहीं कर पाता, तो वैसी स्थिति में 5 वर्ष से पूर्व भी प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री कब तक पद पे रहता है? तो कार्यकाल तो 5 वर्ष का रहता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के पर्यंत कार्यकाल अपने कुर्सी पर रहता है। यानी राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार कि राष्ट्रपति ऐसा नहीं कि बिना संविधान के नियम के अनुसार राष्ट्रपति लंबे समय तक रख सकता है, नहीं। संविधान को देखते हुए, संविधान में जो प्रावधान हैं उनको देखते हुए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह अपने पद पर रह सकता है। इसमें जो सारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति की हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाकर या कोई विधेयक लोकसभा में पारित हो रहा है और वह उस विधेयक को पास करने के लिए अगर बहुमत की आवश्यकता पड़ती है और वह बहुमत में सरकार हार जाती है, तो वैसी स्थिति में भी प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान है। अब चलिए आगे चलते हैं। हम लोग प्रधानमंत्री की शक्तियों को देखते हैं कि प्रधानमंत्री का क्या क्या शक्ति है। अब आइए हम लोग प्रधानमंत्री की शक्तियां तथा कार्य को देखते हैं। हम लोग का 5वां पॉइंट है प्रधानमंत्री की शक्तियां अथवा कार्य। तो प्रधानमंत्री की, भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति क्या क्या है और कार्य क्या क्या है? तो प्रधानमंत्री की शक्ति को हम 3 भागों में डिवाइड करके अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। पहला प्रधानमंत्री की शक्ति अथवा कार्य है मंत्रिपरिषद के प्रति। मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्तियां या मंत्रिपरिषद से संबंधित कार्य। तो सबसे पहला उनका काम है कि मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना। मंत्री परिषद की जो बैठक आहूत करते हैं, बुलाते हैं, वो प्रधानमंत्री बुलाते हैं और उस बैठक की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रालयों का बंटवारा, किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय देना है और वह अपने मंत्रालय में किस प्रकार का काम कर रहा है, इस सभी चीजों को देख रेख करना प्रधानमंत्री का कार्य है। और तीसरा इनका महत्वपूर्ण काम है प्रधानमंत्री का, मंत्रियों के विकास कार्य जो भी होते हैं वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होते हैं।
जितने भी मंत्रालय होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं, उस सभी मंत्रियों के विकास कार्यों का ये निगरानी रखते हैं। और माना जाता है कि वो सारे कार्य किसके देखरेख में हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के देखरेख में हो रहे हैं। इसलिए मंत्रियों के विकास कार्य पीएम के नेतृत्व में होता है। ये 3 महत्वपूर्ण काम मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अब प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति से संबंधित कार्य, तो प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण काम है राष्ट्रपति को सलाह देना। जैसा कि शुरू में ही हम लोग देखे हैं कि राष्ट्रपति सिर्फ कार्यकारी प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो सारे काम राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, लेकिन वो सलाह जो देता है वो प्रधानमंत्री देता है। और राष्ट्रपति को यह अधिकार भी हमारे संविधान द्वारा नहीं मिला है कि वह प्रधानमंत्री के सलाह को वह नहीं माने या उसे रिजेक्ट करे। हाँ, और पुनर्मूल्यांकन के लिए भेज सकता है, लेकिन उसको राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह को मानना ही है और उन्हीं की सलाह पर सारे कार्य होते हैं। तो राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण काम है राष्ट्रपति को सलाह देना। दूसरा कार्य है राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधी सलाह देना। जो भी महत्वपूर्ण संवैधानिक पद हैं, जैसे मान्यवादी, नीति आयोग का उपाध्यक्ष या नीति आयोग के सदस्य, कैग, यूपीएससी के अध्यक्ष और कई संवैधानिक पद हैं, तो इनकी नियुक्ति से संबंधित सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री। किन्हें देता है? राष्ट्रपति को। और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति इन पदों पर नियुक्ति करते हैं। उसके बाद एक अन्य कार्य राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के योजनाएं एवं विकास कार्य संबंधी सूचना राष्ट्रपति को देना। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद जो भी कार्य करता है, देश में जो भी विकास का या जो भी योजनाएं वो चलाता है, उसकी सरकार चलाती है, इससे संबंधित सारी सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। तो प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद से संबंधित कार्य हो गया, ये राष्ट्रपति से संबंधित कार्य हो गया। तीसरा उनका जो काम कार्य है संसद से संबंधित। तो संसद में महत्वपूर्ण कार्य क्या है प्रधानमंत्री का? तो सबसे महत्वपूर्ण काम है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और प्रधानमंत्री सहित पूरा मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कोई मंत्री राज्यसभा का भी सदस्य है और वह मंत्री बना हुआ है, तो लोकसभा में आकर वह अपनी बात रख सकता है या रखता है, लेकिन जब वोटिंग का समय आएगा तो वह अपने सदन में लौट जाएगा। अगर वह लोकसभा का सदस्य नहीं है तो लोकसभा से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद संसद से संबंधित अन्य कार्य है लोकसभा विघटन संबंधित राष्ट्रपति को सलाह देना। अगर प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि बहुमत मेरे पक्ष में नहीं है या मैं बहुमत साबित नहीं कर सकता या मेरा कार्यकाल वास्तविक रूप से पूरा हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में वह राष्ट्रपति को सलाह देता है कि लोकसभा को विघटित कर दिया जाए। संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। संसद में सरकार का नेतृत्व करता या प्रतिनिधित्व करता जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। सरकार की सभी बातों को वह संसद के माध्यम से रखता है और संसद के माध्यम से वह बतलाता है। उसके अलावा संसद से संबंधित एक और प्रधानमंत्री का कार्य है जनता के सवालों का जवाब देना। जनता के विभिन्न सवालों का जवाब संसद के माध्यम से ही प्रधानमंत्री देता है। जनता के अनेक सवाल होते हैं, जैसे अभी तत्काल में अभी एक मुद्दा चल रहा है महंगाई का, उससे पहले कोविड का मुद्दा था। तो कोविड संबंधित कोई भी प्रस्ताव देना होगा या जनता से संबंधित कुछ प्रमुख प्रावधान करना होगा या करना था, तो प्रधानमंत्री संसद के माध्यम से ही करेगा। अभी अगर महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनता है तो उससे संबंधित कोई प्रावधान, जनता को राहत देने के लिए कोई प्रावधान या जनता को संबोधित करने के लिए कोई प्रावधान करना होगा, तो वह संसद के माध्यम से ही प्रधानमंत्री करेगा। ये प्रमुख कार्य हैं प्रधानमंत्री के। इन कार्यों के अलावा अन्य भी कुछ कार्य हैं। अन्य कार्य में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कार्य दिखते हैं वह है नीति आयोग की अध्यक्षता करना। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। उसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष,
प्रधानमंत्री कई आयोगों के अध्यक्ष होते हैं और उस सारे आयोगों की अध्यक्षता करना, उसके क्रियाकलापों को देखना प्रधानमंत्री के अन्य कार्यों में आता है।